तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज का भाग 2 देखने वाले हैं। भाग 1 में हम लोग त्रिभुज में जो सर्वांगसम आकृति होती है और समरूप आकृति होती है उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे और आगे उससे संबंधित जो भी प्रमेय होगा उसको देखेंगे और सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम पहले इसको देखते हैं। हाँ, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको ये सभी बातें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ त्रिभुजों की समरूपता लिखे हैं। समरूपता हो जाएगा त्रिभुजों की समरूपता। ओके, तो त्रिभुजों की समरूपता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। आपको समरूप का मतलब समझाए थे कि दो आकृति कब समरूप होती है। दो आकृति कब समरूप होती है आपको बताए थे कि यदि दो आकृतियों का आकार एक हो, ठीक, साइज छोटा या बड़ा हो वो भी चलेगा। ठीक है ना, तो जब दो आकृतियों का आकार एक हो, साइज बराबर हो अथवा नहीं हो, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो भी वह समरूप होती है। ठीक है ना, जो देखने में दो आकृति रहेगा देखने में एक जैसा होना चाहिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं एक अनुपात में हो। यहाँ देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज समरूप कब होगा? पहला नंबर 1 में है कि उनके संगत कोण बराबर हो। मान के चलिए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC, एक त्रिभुज हम यहाँ ले लिए ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं PQR। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का संगत कोण क्या होगा? तो आपको बताए थे कि त्रिभुज ABC को क्या करेंगे, त्रिभुज PQR पे रख देंगे। तो त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR को उठा कर रखेंगे तो A चला जाएगा P पर, A चला जाएगा P पर, और ये B चला जाएगा Q पर। ओके, और ये C चला जाएगा R पर। ठीक है ना, तो कोण A का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q, कोण C का संगत कोण R। तो यदि ये सभी संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दूसरी बात, फिर उनकी संगत भुजाएं, फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो संगत भुजाएं, तो आप ABC को PQR पे रखे तो AB किस पर चला जाएगा? PQ पर। BC चला जाएगा, ये BC इस पर आ जाएगा, ठीक है ना, QR पे, और ये AC चला जाएगा, ये AC ये चलाएगा PR पे। तो ये AB का संगत PQ हो जाएगा, BC का संगत QR हो जाएगा, AC का संगत PR हो जाएगा। तो संगत भुजा का अनुपात दे लीजिएगा, तो AB का संगत PQ है तो AB बटा में आप कर सकते हैं PQ। उसके बाद चलिए BC बटा QR, BC बटा QR संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा AC बटा PR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटा PR, राइट। ये तीनों जो अनुपात है संगत भुजा का अनुपात, यह एक ही अनुपात में होगा, अर्थात ये मतलब बराबर हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर होगा और उनके संगत भुजा समानुपाती होगा, अर्थात एक ही अनुपात में होगा। देखिए नोट में हम लिखे हैं यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यदि दो त्रिभुज रहेगा, दोनों का संगत कोण बराबर है तो हम उस त्रिभुज को समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। दूसरा देखिए नोट में लिखे हैं कि एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया जो निम्नलिखित है। एक यूनानी गणितज्ञ थैल्स है, उन्होंने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन दिया, तथ्य दिया, ठीक, प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। देखिए उन्होंने ये क्या कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान आता है। यदि दो त्रिभुज है और दोनों ही समान कोण वाले त्रिभुज हैं, कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, समझिएगा, संगत कोणों के बराबर है, तो समान कोणिक त्रिभुज हो गया। तो समान कोणिक त्रिभुजों
में जो होता है संगत भुजा सदैव समानुपाती होता है या सदैव एक ही अनुपात में होता है। ऐसा किसने कथन, मतलब ऐसा किसने कहा? थेल्स ने कहा। ठीक है, देखिए थेल्स ने इस कथन को प्रमाणित करके दिखाया, साबित करके दिखाया। इसलिए आजकल इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, इनके कथन को, जो उन्होंने प्रूव करके प्रमाणित करके दिखाया कि जो समान कोणिक त्रिभुज होगा, ठीक है, तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, तो उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, या नहीं तो उसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। देखिए हम समान कोणिक यदि त्रिभुज है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होगा, हम उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम एक क्रियाकलाप करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यदि चाहें तो आप इसको जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिएगा, तो शायद कुछ समझ में आप लोगों को आ जाएगा आसानी से। हम क्या करते हैं, चलिए हम एक अपने मन से एक कोण बना लेते हैं। क्या करेंगे जी? एक कोण बना लेते हैं। चलिए इसका नाम भी देते हैं एक्स ए वाई। ओके, इस कोण का नाम दे दिए एक्स ए वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस कोण में से किसी एक भुजा को क्या करेंगे, इस पर कुछ बिंदुओं को ले लेते हैं। क्या करेंगे जी? कुछ बिंदुओं को लेंगे और बिंदु समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो x दिखाई दे रहा है x, इस पर क्या करते हैं, कुछ बिंदु को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बिंदु को लेते हैं, मान लीजिए p हो गया, ये q हो गया, ये d हो गया, ये r हो गया। चलिए इसको भी लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 5 बिंदु लिए हैं। कितने बिंदु लिए हैं जी? 5 बिंदु लिए हैं। तो पांचों बिंदु जो a से जो p की दूरी होगा और p से जो q की दूरी होगा, q से जो d की दूरी होगा, d से जो r की दूरी होगा, r से जो b की दूरी होगा, वह बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस b बिंदु से ये ए वाई पर एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से कीजिए, जो ए वाई को b बिंदु पर काटेंगे, सॉरी यहाँ b हो गया, तो चलिए मान लीजिए c बिंदु पर काट दिया। कौन से बिंदु पर काट दिया जी? c बिंदु पे काट दिया। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसमें से जो 4 बिंदु बचा है, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, मतलब डी बिंदु लेते हैं। इस डी बिंदु से क्या करेंगे, इस बीसी के समांतर, ये बीसी के समांतर इस डी से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो एसी को किसी बिंदु पे काटेगा। समांतर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए ये कोण, और यहाँ जो कोण होगा हम जब बनाइएगा ये कोण बराबर होगा, ठीक है ना, संगत कोण। तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा समांतर। जो ए वाई को मान के लिए सी हो गया, यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, ये लिख देते हैं, ये नहीं है इसमें। चलिए, तो ये BC के समांतर क्या किया, हम DE एक रेखा खींचे जो AY को E बिंदु पे काट दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि A से P, P से Q, ठीक है ना, AP बराबर क्या यहाँ पर दिया गया, AP बराबर PQ। ये इस प्रकार से हम बिंदु लेंगे, सभी दूरी बराबर होना चाहिए। AP बराबर PQ, फिर बराबर QD, इस प्रकार से हो जाएगा। QD तो बराबर DR लिख सकता है, बराबर R भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये है, तो यदि आप इसको मापिएगा, देखिएगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये समझिए ये एक है, यहाँ भी एक, ये भी बीच की दूरी एक, तो ए से लेकर के डी तक कितना दूरी हो जाएगा, 1 2 3 नहीं हो जाएगा जी। यदि आप इसका अनुपात लीजिएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुपात लेते हैं एडी बटे में डी भी कर देते हैं। ओके, तो एडी बटे में डी भी करते हैं, तो एडी बटे में डी भी करेंगे तो ए से डी कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 3। ओके, डी से बी देखेगा तो 1 2, तो वो 2 है, तो एडी बटे डी भी 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जब आप ये BC और एक DE को समांतर खींचे हैं तो क्या कीजिए, ए से ई को मापिए और ई से सी मापिए, तो AE बटे EC भी निकाल लीजिएगा। ओके, AE बटे EC, जब आप AE बटे EC निकालेगा तो क्या पाइएगा कि इसका भी अनुपात 3 बटे 2 ही हो जाता है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा जी? 3 बटे 2 ही हो जाता है। ऐसा आप क्रियाकलाप अपनी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से थेल्स ने इस कथन को समझाने का प्रयास किया। चलिए, तो थेल्स प्रमेय जो इन्होंने इसको सिद्ध किया, तो उन्होंने कुछ कथन को दिया, कुछ प्रमेय को दिया और उसको अलग तरह से साबित किया त्रिभुजों के बारे में, ठीक है ना, त्रिभुज संबंधित, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या यहाँ पर प्रमेय 6.1 कहेंगे, ठीक है ना। चलिए हम उसको लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय को हम जानते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रमेय क्या होता है, प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम
अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग जो प्रश्नावली 6.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें इस प्रमेय का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जितना भी प्रमेय आगे पढ़ने वाले हैं सभी प्रमेय को एक एक करके साबित किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रमेय को पूछा भी जाता है। इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष ये लगभग कोई ना कोई एक प्रमेय पूछता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, जैसे प्रमेय एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो उसमें 6.1 प्रमेय है, ठीक है ना। प्रमेय 6.1 के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे यहाँ प्रमेय 6.1 लिखा हुआ है तो आगे फिर हम प्रमेय 6.2 पढ़ेंगे, फिर 6.3। तो प्रमेय 6.9 तक प्रमेय पढ़ना है तो जाकर के ये जो समरूपता चैप्टर है त्रिभुज का ये सॉल्व होगा, इससे संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय 6.1 पहले इसको हम जानते हैं, ठीक है ना, क्या होता है और इसको थेल्स ने किस प्रकार से सिद्ध किया, ठीक है ना। हम उसको सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि प्रमेय 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको हम समझते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलिए कोई त्रिभुज मान लेते हैं कोई त्रिभुज, चलिए मान लेते हैं त्रिभुज ये ABC है, ठीक है ना। मान लेते हैं कौन सा त्रिभुज है जी, हम त्रिभुज ABC मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो यदि किसी त्रिभुज मान लिया ABC कि एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा हम क्या करते हैं, एक भुजा जो नीचे वाला भुजा है BC, इस भुजा ये BC को ले लेते हैं, ठीक है। तो BC के समांतर तो अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। देखिए BC के समांतर हम एक रेखा के यहाँ खींचेंगे तो ये जो दो भुजा AB और AC बचा हुआ इसको प्रतिच्छेद कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर रेखा खींच दिए, ठीक है ना। हम एक रेखा खींचे तो एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में करती है। ध्यान दीजिएगा BC के समांतर हम इस रेखा को खींचेंगे तो यह AB को भी यह इस बिंदु पर काटेगा, AC को भी इस बिंदु पर। मान के चलिए कि AB को D पे काट दिया और AC को E पे काट दिया। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि रेखा D BC के समांतर खींच दिया है, जो AB को D बिंदु पे काट दिया और AC को E बिंदु पे काट दिया। तो रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, अब ये जो अन्य दो भुजाएं AB और AC यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो दो यानी BC छोड़ करके ये जो दो भुजा AB और AC बचा है तो यह एक ही अनुपात में विभाजित हो गया है। तो एक ही अनुपात का मतलब हो गया अर्थात AD बटे DB और AE बटे EC इस प्रकार से हो जाता है। कब, जब BC के समांतर यदि ये D रहेगा तब, तो दो भुजाएं एक अनुपात में हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो AD बटे DB बराबर AE बटे EC रहता है इसको साबित करेंगे। ऐसा होता है, तो ये कैसे होता है, ओके। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, तो हम क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि ये त्रिभुज ABC है जिसमें ये जो D है वह BC भुजा के समांतर खींच दी है, जिससे ये जो भुजा अन्य दो भुजा है AB और AC उसको AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर लिया, ठीक है ना। हम देखिए इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं उपपत्ति, ओके। तो हम देखिए इसमें क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या माने हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC में, माना कि त्रिभुज ABC में, इसको बारीकी समझना, एक एक करके ध्यान देना है, ठीक है। तो माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींचा जो
अन्य दो भुजा, जो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई, डी तथा ई पर, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, इस बात को हम क्या की लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध किया जाता है हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था जी, तो संगत भुजा एक अनुपात, मतलब जो भुजा होता है जिसको प्रतिच्छेद किया गया रेखा वह एक अनुपात में हो जाता है, अर्थात AD बटे DB क्या हो जाएगा जी, सिद्ध क्या करना है, AD बटे DB बराबर AE बटा EC, ये दोनों भुजा एक अनुपात में हो जाती है, इसी को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो AE बटा EC, AE बटे में हो जाएगा EC, यही सिद्ध करना है। चलिए, तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें रचना की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। देखिए रचना की आवश्यकता क्या होगी, कुछ रचना करेंगे तब जाकर के आसानी से सिद्ध हो जाएगा। बहुत ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो क्लियरली सिद्ध नहीं होगा, उसके लिए हमको कुछ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है उस पर। अब काम कैसे किया जाता है, जब आप इसको देखिएगा, एक बार समझिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या कन्वेक्शन करना पड़ता है। तो अक्सर देखते हैं बच्चे लोग को कि सर हम इसको साबित करेंगे, हम कैसे जानते हैं कि हम रचना करेंगे। तो जब आप एक दो प्रॉब्लम देखिएगा, पर में सिद्ध कीजिएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा, नहीं ये ऐसे ऐसे होगा, हम ऐसे रचना कर देंगे तो ये खुद साबित हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम रचना देखिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ रचना हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो B से E को मिला देते हैं, ओके, उसके बाद D से C को मिला देते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो AC भुजा है, AC पर क्या करते हैं, DM लंब खींच देंगे। क्या करेंगे जी, इस AC भुजा पर DM लंब खींच देंगे, और ये AB भुजा पर EN लंब खींचेंगे। क्या करेंगे जी, EN हो जाएगा, EN, यहाँ तो DM दे दिया तो यहाँ EN हो जाएगा, लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री एंगल हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, तो लंब खींचे। अब जो बात हम वहाँ जो काम किए हैं उसको क्या करते हैं, रचना में लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं BE तथा DC को मिलाया गया और BE तथा DC को मिलाया गया, और ये जो EN है किस पर लंब खींचे हैं, AB पर, तो लिख सकते हैं EN लंब AB एवं DM लंब AC एवं DM लंब AC खींचा। चलिए, इस प्रकार से हम क्या किए, रचना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रमाण लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कुछ भी बात को हम साबित करते हैं तो साबित करने के लिए हमको प्रमाण देना पड़ता है, प्रमाण देंगे तब वो साबित होता है। तो प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अब त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में ADE, कौन सा त्रिभुज जी, ADE। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, क्या करते हैं, एरिया, आप इसको देखिए त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल लिखेंगे उसको संकेत में लिख देते हैं AR, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज यदि ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ध्यान दीजिए कि हम इसको अलग से त्रिभुज ADE बनाते हैं। ओके, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए हम बना देते हैं, ऊपर लिखिए ADE का बना रहे हैं, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, E। ओके, तो यहाँ जो ADE बना है यहाँ पर हम लंब या EN को लेंगे। किसको लंब लेंगे जी, यहाँ पे EN, ये लंब हो जाएगा, ठीक, और आधार AD हो जाएगा।
आधार क्या हो जाएगा जी, एडी। पहले इस साइड वाला लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि यहाँ पे मतलब लंब है, तो यदि त्रिभुज में लंब रहता है और आधार रहता है, तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आधार हो जाएगा एडी, लंब हो जाएगा EN। लंब क्या हो जाएगा जी, इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं कि 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, आधार एडी होगा। तो यहाँ पे आधार क्या करते हैं, एडी लिख देते हैं। ओके, चलिए आधार एडी हो गया, गुना लंब क्या हो जाएगा EN। लंब क्या हो जाएगा EN। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से नीचे ध्यान से देखिएगा फिर से, तो यहाँ देखिए एडी वाला आ गया, यहाँ देखिए एडी आ गया। उसके बाद ये क्या करेंगे, DBE त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो वो भी हो जाएगा 1/2 गुना। तो आपकी जो आधार हो जाएगा, आधार DB होगा, लेकिन लंब EN ही हो जाएगा। लंब क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर लंब वही रहता है। कितना देखिए बच्चे को समझ में आता है कि सर यहाँ तो लंब ये था EN, तो लंब ये देखिए संपूर्ण AB पर ही लंब EN है। तो जब तो और ये जो AD है वह ABA का हिस्सा है, DB भी किसका है, AB का ही हिस्सा है, इसीलिए DB पर भी लंब EN होगा। तो DB इस त्रिभुज के लिए DB क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, DB गुना लंब EN ही रहेगा। लंब क्या रहेगा जी, EN ही रहेगा। ओके, तो इसको कर लेते हैं समीकरण सेकंड। ओके, इसको संबंध सेकंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से भाग दे देंगे। क्या करेंगे जी, भाग देंगे। आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर देखिए, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में भाग देना है। तो ये फर्स्ट वाला ऊपर रहेगा, सेकंड वाला नीचे रहेगा। तो फर्स्ट वाला कितना है जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब इसको आप बटन कीजिएगा तो ये 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AD और बटे में DB हो जाएगा। क्लियरली AD बटे में क्या जाएगा जी, DB। इसको हम समीकरण सेकंड थर्ड कर देते हैं। ओके, चलिए इसके आगे फिर हम आगे काम करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 आ गया AD बटा DB। अब हम क्या करेंगे फिर से, चलिए आप लोग पहले क्या कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, नीचे में जगह नहीं है, हम इसको मिटा करके इसको ऊपर में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लिए यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, फिर से हम क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ADE ही लेंगे। लेकिन देखिए ध्यान से, इससे पहले जो त्रिभुज ADE लिए हैं, आधार AD लिए हैं। आधार क्या लिए जी, AD लिए हैं। लेकिन इस बार आधार क्या करेंगे, AE लेंगे, ये वाला। तो लंब हो जाएगा DM। लंब क्या हो जाएगा, DM। ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एरिया ऑफ, फिर से क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE फिर लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लीजिएगा, तो आपके क्या करेंगे, आधार क्या हो जाएगा, AE होगा। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, AE गुना, तो AE जो होगा या AC पर है, तो AC पर जो लंब है कौन, DM है, तो लंब यहाँ पे यानी DM हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए इसको ऑलरेडी समीकरण 3 मान चुके, तो इसको आप मान सकते हैं समीकरण 4 मान सकते हैं। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि हाँ, इसी तरह आगे हम लिख सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज। अब की देखिए ध्यान से, पहले DBE वाला लिए थे, ठीक है ना। अब की क्या करेंगे, ECD ले लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ECD या CED, चलिए इसको CED ही लिख देते हैं, CED बराबर, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर, तो यहाँ जाएगा 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा जी, आधार EC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, EC। यह जो EC है किसका भाग है, AC है करें जी। AC पर जो लंब था वह DM था, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा, DMA हो जाएगा। ओके, तो ये समीकरण हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट को
2 से भाग दिए थे, उसी प्रकार से 4 को 5 से भाग देते हैं। सब से वही करेंगे, तो वही करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से। समीकरण 4 और समीकरण 5 से हम लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ओके, बराबर। देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और DM भी कैंसिल, ये बटा होगा ना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचेगा AE बटा EC। यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं AE बटे में EC। ओके, इसको कर देते हैं समीकरण 6। समीकरण कितना कर दीजिए 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 6 को देखिए ध्यान से, और जो समीकरण 3 था उसको देखिए। देखिए हम 3 को मिटाए नहीं है, इसको रहने दिए हैं। देखिए 3 में क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया तो ये तो मिल जाता है, लेकिन ये CED यहाँ हो जाता है DBE। यदि ये CED ये DBE, यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जो बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो DB है, DBE त्रिभुज है, क्या DBE, अब हम देखेंगे क्या कि ये जो DBE त्रिभुज है क्या वह CED के बराबर है। देखते हैं, चलिए DBE कहाँ है, DBE नहीं, देखिए DBE ये हो गया E, तो ये त्रिभुज। उसके बाद कौन है CED ये त्रिभुज है। चलिए ये दोनों त्रिभुज आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही त्रिभुज को हम क्या करते हैं, अलग से चित्र बनाते हैं, तो उसको समझिएगा दोनों त्रिभुज में क्या संबंध होता है। तो ये BC है, चलिए बना देते हैं। यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, ये है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पर है B, तो B से E को मिला दिया गया है। ओके, उसके बाद C से यहाँ पर E है, C से क्या है जी, सॉरी यहाँ E से यहाँ पर C है। इस प्रकार से देखते हैं ये दोनों त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक बात क्लास 9th में पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच हो, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच हो और वह दोनों एक ही रेखा पर होता है, ठीक है ना, तो वो दोनों ही त्रिभुज क्या होता है कि बराबर होता है। दोनों त्रिभुज क्या होता है जी, बराबर होता है। हम यहाँ क्लियरली लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DCE यह समांतर रेखा के बीच स्थित है, और वह समांतर रेखा ये जो D है, DE के एक ही और स्थित है, DE के एक ही और स्थित है। जब एक ही और स्थित होता है तो ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और साथ में ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इस नियम को आप लोग याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इस नियम को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्लियर लिख सकते हैं कि त्रिभुज DBE कौन सा त्रिभुज था जी, लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज कौन सा जी, बोलिए आप लोग, हाँ CED, DBE त्रिभुज CED, ठीक है। त्रिभुज DBE और त्रिभुज CED एक ही आधार DE, ठीक है, एक ही आधार यानी D पे नीचे है, तो एक ही आधार DE और समांतर रेखा D के समांतर रेखा कौन है जी, BC न है जी। तो समांतर रेखा BC के बीच स्थित है, समांतर रेखा BC के बीच स्थित है। ओके, जब इस बात को लिख लिए तो क्लियरली लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है DBE, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ये DBE और CED दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इस बात को, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज CED। चलिए हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है CED किसके बराबर है जी,
DBE के बराबर। तो जो CD दिखाई दे रहा है हम उसको क्या करते हैं, DBE लिख देते हैं। लिख सकते हैं क्या, फिर इसलिए दे सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, ADE, ओके, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में, चलिए इसको मिटाते हैं, बटे में जो ये CD दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज CED, सॉरी CD दिखाई दे रहा है, इसको इसके जगह हम लिख सकते हैं CD किसके बराबर, DBE के बराबर जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, DBE लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा AE बटा EC, AE बटा EC। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से 3 जो लिखे थे ना उसको मिटा दिए। अब इसको छेड़ के हैं तो आप इसको 7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कीजिए, आप समीकरण 3 जो है उसको देखिए और समीकरण जो 7 है उसको देखिए। समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है, जो यहाँ पर आप बायां पक्ष समीकरण 7 में देख रहे हैं वही है। तो समीकरण 3 और समीकरण 7 में दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो जब बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 7 दे सकते हैं। समीकरण 7 से क्या लिख सकते हैं जी, 3 में क्या था आप लोग बोलिए, 3 में, हाँ 3 में क्या था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर, ठीक है, 3 में AD बटे DB था ना जी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि AD, चलिए यहाँ पर हम गलती लिख दिए, हमको ये लिखना ही नहीं था। ये इसका बायां पक्ष, दोनों का बायां पक्ष बराबर था, दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष में क्या था जी, AD बटे में था DB और बराबर हो जाएगा, इसके दायां पक्ष में क्या है, AE बटे में EC। तो इस प्रकार से ये जो दोनों भुजा समानुपाती होता है, एक अनुपात में हुआ, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम 6.1 प्रूव्ड होता है। ओके, तो अब हम इसके बाद ये जो परमेय 6.1 है, तो परमेय 6.2 को देखेंगे। जब परमेय 6.2 को देखेंगे तो हमारा जो आगे आने वाला प्रश्नावली 6.2 है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब देखते हैं परमेय 6.2। आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो आगे जो प्रश्न मतलब प्रमेय जो 6.2 होगा वो आगे हम नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। प्रमेय 6.2 और प्रश्नावली 6.2 भी उसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, आज जितना भी था बेसिक जानकारी वो हम लोग देखें, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपको चैप्टर समझ में आएगा। समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही।